हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास जो रहने वाली है वो सीटेट पेपर नंबर 2 और मेन सब्जेक्ट जो रहेगा वो एसएसटी से रिलेटेड हम पीवाईक्यूज जो हैं वो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो 30 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है। जैसे कि मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास का जो एक क्वेश्चंस का कॉम्बो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये मैंने साथ में ईयर्स भी दिए हुए हैं कि ये कितने मतलब कौन से ईयर में ये क्वेश्चन जो है वो आए हैं और कब कब ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो साथ में डेट मेंशन की हुई है कि कब ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं ये और एसएसटी से रिलेटेड ये क्लास रहने वाली है। तो मैं जैसा कि हर क्लास में आपको बोलती हूँ कि अपना मेन सब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। तो हम एसएसटी से रिलेटेड ही आज की क्लास में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके पीछे की क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो पहले की क्लासेस जो हैं उनको भी जाकर जरूर चेक करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। उसमें सीडीपी वाला पोर्शन भी है, उसमें जो है वो एसएसटी भी है, उसमें जो है वो मतलब पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एसएसटी की और बाकी पेपर नंबर 2 से रिलेटेड क्लासेस जो है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, उनको भी जाकर जरूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे भी ये बताइए कि आपको क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध जो है वो किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 21 जो है और इसमें मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है और कैसे एग्जामिनर जो है वो स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा पजल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध जो है वो किससे है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है हमारे पास। जीवन के अधिकारों से संबंध है, या शिक्षा के अधिकार से संबंध है, या सुरक्षा के अधिकार से संबंध है, या फिर संपत्ति के अधिकार से संबंध है। तो जो एक संपत्ति का अधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार था पहले, तो इसको हटा दिया गया है वहां से, तो ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। जीवन के अधिकार से 21 जो है वो आर्टिकल 21 जो है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है, राइट टू लाइफ से संबंधित है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन जो रहता है मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करते हैं। वो ये रहता है कि वो आर्टिकल 21 ए साथ में अगर लगा हो तो वो होता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 21 और साथ में ए लगा हो तो वो शिक्षा का अधिकार होगा, और अकेला अगर आर्टिकल 21 ही पूछा जाता है तो वो जीवन का अधिकार होगा। तो आपने ये जरूर याद रखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपसे 21 अकेला पूछा जाता है तो वो जीवन का अधिकार रहेगा, और अगर आपसे जो है वो 21 ए पूछा जाता है तो वो शिक्षा का अधिकार जो है वो रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसको आपने याद रख के चलना है। और ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए 2014 में और 21 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, 14 के सितंबर वाले जो एग्जाम होता है उसमें ये पूछा गया था, और जो 21 है उसमें दिसंबर वाले एग्जाम में जो था ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। तो इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको जरूर याद कर लीजिए। और अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स में जरूर इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके लिखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और नोट्स प्लीज जरूर बनाइए ताकि आप जो हैं वो आप खुद को एनालाइज कर सकें कि हमने इतने सारे क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए हैं, हमें इतना सिलेबस बच रहा है। आप खुद को ये भी देख सकते हो कि हम हमारी स्टडी कितनी हुई है और कितना हमें जो है वो तैयारी हमारी बच रही है। नेक्स्ट 2 की क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो कि ये जो अधिकार है ये आता है मौलिक अधिकारों के अंदर। किसके अंदर आता है? ये मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स जो हैं भाग 3, संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं उसमें ये अधिकार जो है वो आता है। ठीक है, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकारों के अंडर आता है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें ये आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल ये जो है वो 32, ठीक है, 32 आर्टिकल ये कहलाता है, ठीक है। तो 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी आर्टिकल को जो है वो संविधान निर्माता जो बी आर अम्बेडकर जी थे उन्होंने जो था वो इसको मतलब संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। इन्होंने संविधान की आत्मा अगर किसी आर्टिकल को कहा था तो वो संविधान जो आर्टिकल 32 था जिसका नाम था मौलिक उपचारों का अधिकार, उसको कहा था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे वो। और ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ पर आपने जरूर याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 के अंडर मौलिक अधिकारों के अंडर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकारी जो संशोधन किया गया था वो अधिनियम 2005 में मृतक के पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो किसको समान अधिकार प्रदान करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये संशोधन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आपने जरूर याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो है ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हिंदू अधिकार जो संशोधन है वो जो है वो पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसमें पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों को दिया गया है, या फिर इसमें पत्नी और पुत्रों को ही दिया गया है अधिकार। एक मृतक जो है, मान लो कि उसकी बहुत सारी संपत्ति है या कम भी है, ठीक है, कुछ भी संपत्ति है किसी व्यक्ति के नाम पर, और वो व्यक्ति जो है 2005 के बाद अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति में किस किस को जो है वो अधिकार जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है। तो केवल पुत्रों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी अगर पत्नी होगी तो उसको भी बराबर हक मिलेगा। केवल पुत्रियों को बिल्कुल भी नहीं, अगर उसका दो पुत्रियां हैं एक पुत्र है तो उनको भी बराबर मिलेगा, ठीक है, उसकी पत्नी को भी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक रहेगा कि अगर मृतक जो है 2005 के बाद अगर कोई मृतक जो है वो संपत्ति छोड़कर जाता है तो उसकी संपत्ति में पत्नी को, उसके पुत्रों को और पुत्रियों को, ठीक है। वो बात अलग है कि उसके पुत्रियां ही होंगी तो उनमें पुत्रियों में बांटा जाएगा, उसके पुत्र ही होंगे तो पुत्रों में बांटा जाएगा। अगर उसके मान लो कि दो पुत्र हैं दो पुत्रियां हैं तो उन सभी में और पत्नी मतलब चारों पांचों को मिलाकर जो भी हिस्सा बनेगा, जो भी उनका आपस में बांट कर आएगा वो जो है वो सभी में बांटा जाएगा, ठीक है। तो उसकी पत्नी को भी उतना ही हक मिलेगा बराबर। और उसकी पुत्रियां भी हैं, अगर उनकी बेटियां भी हैं तो बेटियों को भी उसकी जो संपत्ति है उसमें अधिकार जो है वो मिलेगा। पहले जो था ये संशोधन, ये हिंदू उत्तराधिकारी जो अधिनियम था इसमें जो था, इसमें केवल पुत्रों को ही, पत्नी और पुत्रों को ही हक जो था संपत्ति में वो मिलता था। लेकिन इसको संशोधित किया गया, इसका संशोधन, इसमें अमेंडमेंट की गई और कहा गया कि इसमें केवल पुत्रों को ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पुत्रियां भी जो है उनकी संपत्ति में उनको भी बराबर का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। तो ये तो पहले तो आपने ये क्वेश्चन याद रखना है कि ये हिंदू उत्तराधिकार जो संशोधन हुआ था वो हुआ कब था। तो ये हुआ था 2005 में, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, एग्जामिनर इसी को क्वेश्चन बना के भी आपसे पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 21 में भी पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से, तो इस बार भी अगर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की व्याख्या जो है उसका अंतिम अर्थ निर्णायक, ठीक है, जो फाइनल इंटरप्रेट होता है, इंटरप्रेटर होता है, वो कौन होता है। तो उसका जो अर्थ निर्णायक जो होता है अंतिम, वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, न्यायपालिका होती है, संसद होती है, या भारत का न्यायवादी महान्यायवादी होता है। तो जो संविधान है उसकी व्याख्या जो है उसका अंतिम अर्थ निर्णायक आपने बताना है, तो कौन होता है, वो होता है न्यायपालिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। न्यायपालिका जो है उसकी अंतिम अर्थ निर्णायक जो है वो रहती है, ठीक है। बाकी मौलिक अधिकार जो है, बाकी संविधान जो है उसकी मतलब रक्षा का जिम्मा भी न्यायपालिका के ही सिरे होता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखने हैं कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि फाइनल इंटरप्रेटर अगर कोई होता है तो वो जो है वो न्यायपालिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका जिसको पीआईएल भी कहा जाता है उसके माध्यम से न्याय मिलने की वृद्धि हुई है।
न्याय मिलने में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जनहित याचिका जो है, जिसको पीआईएल के नाम से भी जाना जाता है, उसके माध्यम से न्याय मिलने में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि सरकारी विभागों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है केवल अमीरों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है आम जनता और गरीबों के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है केवल वकीलों के लिए। जहां पे केवल लगा है वो तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एक तरह से केवल वर्ड जिसमें लगा होता है वो जो है वो नेगेटिव टर्म रहता है, उसमें जो है वो उसको नहीं हम काउंट करते हैं। तो सरकारी विभागों के लिए बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल जो सरकारी विभाग है वही उस चीज का फायदा ले सके। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी बचता है कि ये आम जनता और जो भी गरीब बाकी सभी हैं उनके लिए भी बराबर न्याय मिलने का ये वृद्धि न्याय मिलने में जो वृद्धि हुई है उसके लिए, ये सभी के लोगों के लिए है, आम जनता के लिए भी और गरीबों के लिए भी। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। और 2016 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि में 14-15 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने किसे अपना अध्यक्ष चुना था? तो संविधान सभा ने किसे अपना अध्यक्ष चुना था 1947 को, 14-15 अगस्त को? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पी आर अम्बेडकर थे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे और जवाहरलाल नेहरू थे। पहले तो आपको इन चारों के नाम जो हैं वो बहुत अच्छे से आते होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि ये चारों जो थे वो क्या थे। ये चारों ही बहुत महान हस्तियां थी, बहुत बड़े बड़े नेशनल लीडर्स थे। ठीक है, तो इनका नाम आपको सभी को पता होगा, और पता ये भी होगा कि ये चारों जो थे इनका क्या रोल रहा है हमारी आजादी में, और आजादी के बाद इनका क्या रोल रहा है वो भी आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आप खुद को एनालाइज कर सकते हो इन चारों ऑप्शनों को पढ़ के। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इसका उत्तर भी वैसे यही रहने वाले हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही 14-15 अगस्त, मध्य रात्रि जो 14-15 अगस्त 1947 थी, उसमें संविधान सभा का अध्यक्ष जो था इनको चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वो इनको चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 जो नवंबर 1946 को जो संविधान सभा हुई थी दूसरी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी जो अध्यक्ष है वो बना लिया गया था। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं वी आर अम्बेडकर। ये भी एक नेशनल लीडर रह चुके थे। तो ये जो थे वी आर अम्बेडकर जो थे, ये जो थे इनको संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये देश के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद आते हैं सी राजगोपालचारी। तो सी राजगोपालचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले जो ये बने थे, पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़े वकील भी थे, एक राजनेता भी थे। ठीक है, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको जो है वो बहुत बहुत महान हस्ती माना जाता है। ठीक है, तो ये जो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, देश के आजाद होने के बाद पहले देश के प्रधानमंत्री जो बने थे वो जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। ठीक है, तो चारों के ऑप्शन के मैंने आपको बता दिया कि ये क्या क्या थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 14-15 अगस्त 19 जो 47 है 1947 का जो टाइम है उसमें संविधान सभा ने अपना इनको अध्यक्ष चुना था। उसके बाद ये देश के पहले स्वतंत्र भारत के ये पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, स्वतंत्र भारत के ये पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है कि न्यायिक समीक्षा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो है उसके अधिकार किसके पास हैं? तो न्यायिक समीक्षा के अधिकार जो हैं वो किसके पास हैं? ऑप्शन नंबर ए है केवल सर्वोच्च न्यायालय। केवल नहीं होगा तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। उसके दूसरे नंबर पर है केवल उच्च न्यायालय, तो केवल इसमें भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी सी ऑप्शन है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों, और चौथा ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति।
तो जो इसका जो न्यायिक समीक्षा वाला जो पार्ट है वो रहता है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों के पास, ठीक है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय जो है उन दोनों के पास जो है वो न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है वो रहता है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो दोनों ही कर सकती हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, दोनों के पास जो है न्यायिक समीक्षा का जो राइट है, अधिकार जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको केवल वाला बता ही दिया है कि केवल जो है वो नेगेटिव टर्म है, तो जिस भी वर्ड में या जिस भी आंसर में आपको केवल दिखता है उसको आपने पहले ही एलिमिनेट जो है वो कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है दिसंबर वाले सीटेट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हो, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर क्लास को शेयर कीजिए ताकि जो क्लास का बेनिफिट है वो सभी को मिल सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पटवारी, जिसको हिंदी में लेखपाल कहा जाता है, उसके कार्यों की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। पटवारी के जो काम होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है, ठीक है। ऐसा पूछा गया है कि जो पटवारी होता है, ठीक है, उसके जिसको लेखपाल कहा जाता है, उसके कामों की जो देखभाल है वो कौन करता है। ऑप्शन नंबर 1 में पूछा गया है संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का प्रभारी, नहीं होगा। पुलिस स्टेशन जो प्रभारी है वो क्यों पटवारी का काम देखेगा। नंबर 2 है ग्राम पंचायत का सरपंच, ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत के सरपंच का पटवारी के साथ क्या लिंक होगा, ठीक है। पटवारी जो है वो अलग है और जो एक ग्राम पंचायत का सरपंच है वो अलग है, ठीक है। आगे है तहसीलदार। हाँ, तहसीलदार जो है वो पटवारी के कामों का देखभाल वो या देख रेख जो है वो करता है, ठीक है, क्योंकि जो तहसीलदार है वो पटवारी के उच्च जो ऊपर वाली पोस्ट है वो है, ठीक है। जो तहसीलदार है वो जो है वो जरूर उसके कामों की जो देख रेख है वो करता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा तहसीलदार, ठीक है। तहसीलदार जो है वो कामों की देख रेख करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी को शिक्षा या मंदिर में प्रवेश से रोकना अपराध है। तो जो अस्पृश्यता के कारण किसी को शिक्षा या मंदिर में प्रवेश के रोकना अपराध है, तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें अगर आप किसी को उसकी अस्पृश्यता, उसको अस्पृश्य कह के, उसको छुआछूत के मतलब आधार पर आप उसको शिक्षा या मंदिर, किसी मंदिर में प्रवेश करने के लिए आप रोकते हो, तो वो जो है वो एक तरह से अपराध जो है वो माना जाएगा। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल था जिसमें ये बात कही गई थी। तो आर्टिकल 15 जो था वो बिल्कुल नहीं था। आर्टिकल 21 हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 25 भी नहीं था। आर्टिकल जो 17 है उस वो था जिसमें अस्पृश्यता का जो अंत है वो कर दिया गया था, और ये मौलिक अधिकारों के अंडर जो है वो आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत जो है उसमें कर दिया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में कर दिया गया है, ठीक है। ये सीटेट 2012 में और 2021 में दोनों में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, देख लीजिए। एक बार 12 में पूछा गया था, उसके बाद ये 21 में सेम एज इट इज ही ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो ये आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य की जो सरकार किस प्रकार की है। तो भारतीय राज्य की सरकार जो है वो अध्यक्षात्मक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, साम्यवादी सरकार है या पूंजीवादी सरकार है। तो आपको पता है अध्यक्षात्मक बिल्कुल नहीं है, साम्यवादी बिल्कुल नहीं है, पूंजीवादी बिल्कुल नहीं है। ये जो सरकार है ये लोकतांत्रिक सरकार है, जहां पे लोग जो हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। अपनी जो एक जिसको मतलब वो चुनना चाहते हैं वो उसको अपनी पसंद से वो चुनते हैं, ठीक है। तो ये एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो भारत राज्य की है, ठीक है। पूंजीवादी नहीं है और साम्यवादी भी नहीं है, ये लोकतांत्रिक सरकार है। जैसे कि जो इब्राहिम लिंकन थे उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक जो सरकार है उसका अर्थ ये है कि जनता के लिए, सॉरी ये कोटेशन में थोड़ी सी भूल रही हूँ, ये मैं बताती हूँ आपको। तो कोटेशन ये थी कि वो मानते थे कि जो लोकतांत्रिक एक तरह से सरकार है वो ये है कि जनता जो है वो जनता
का जनता द्वारा जनता के लिए ही सरकार बनाना जो है वो लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए ही सरकार बनाना जो है वो एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो कही जाती है। तो ये इब्राहिम लिंकन का बहुत फेमस कोटेशन है, ये जरूर आपने याद रखना है। और भारत राज्य की जो सरकार है वो किस तरह की है, वो लोकतांत्रिक सरकार है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक हो जाएगा, और ये सितंबर 2014 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है। अब अच्छा, हम मानते हैं कि गठबंधन सरकार होती क्या है। हम जैसे कि देखते हैं कि बहुत आजकल की जो सरकारें हैं वो मैक्सिमम गठबंधन की ही सरकारें हैं। तो गठबंधन होता क्या है, ठीक है, तो गठबंधन क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता की साझेदारी होती है, बिल्कुल नहीं। और दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की साझेदारी ये होती है। आगे तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, राज्य सरकार द्वारा और पंचायती राज संस्थानों के बीच साझेदारी नहीं, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच साझेदारी। मान लीजिए कि भारत में सरकार बननी है और किसी एक दल को जो है वो बहुमत नहीं मिल पाता है। ठीक है, किसी एक राजनीतिक दल को जो है वो बहुमत नहीं मिल पाता है। तो अगर दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिल जाते हैं और वो साझेदारी करते हैं और मिलकर जो है वो बहुमत बनाते हैं, तो उनकी जो सरकार है वो बन जाती है, तो उसको कहा जाता है गठबंधन सरकार। ठीक है, उसको गठबंधन सरकार जो है वो कहा जाता है। मान लो कि जब हमें सरकार बनानी होती है तो 100 में से, जैसे मान लो कि 100% आप मान लो कि वोट हो रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो वहां पर जो हाफ है उसका मतलब आधे से एक ज्यादा लिया जाता है। तो मान लो कि अगर 100 है तो 51 जिसके पास जो है वो सदस्य या वोट हो जाएंगे, उसको जो है वो विनर माना जाएगा। ठीक है, तो अम, जैसा कि अगर किसी भी एक बहुमत के एक दल के पास अगर बहुमत नहीं आता है, 51 नहीं होते हैं, किसी एक के पास मान लो कि 48 है, और वो किसी दूसरे के पास जो है वो मतलब दो तीन पार्टियां हैं, उनके पास जो है वो एक के पास 4 है, 5 है, 2 है, ठीक है, तो वो अगर 2 वाले को भी अपने साथ मिला लेते हैं, तो या 3 वाले को या 4 वाले को मिला लेते हैं, तो अगर उनके 51 बन जाते हैं या दूसरी पार्टी से ज्यादा बन जाते हैं, तो वो जो है वो क्या होंगे, वो विनर जो है वो कहलाएंगे। ठीक है, तो दो या दो से अधिक जो राजनीतिक दल हैं जब आपस में मिलकर सच्चा सत्ता की साझेदारी करते हैं, तो उसको गठबंधन सरकार जो है वो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा जो है उसका सभापति कौन होता है, क्या भारत का राष्ट्रपति जो है वो सभापति होता है। उसके बाद ऑप्शन है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री उसके सभापति होते हैं, क्या भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, क्या भारत के लोकसभा के अध्यक्ष उसके जो है वो सभापति होते हैं। तो बिल्कुल नहीं, राज्यसभा के जो सभापति कहलाते हैं वो उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है वो कहलाते हैं। वर्तमान में जो सरकार है उसमें जो हमारे जो उपराष्ट्रपति थे वो धनखड़ जी थे, तो उन्होंने जो था वो अपनी पोस्ट से या अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है वो सीपी राधाकृष्णन जो है वो हमारे भारत के नए जो उपराष्ट्रपति हैं वो बने हैं। ठीक है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या बतानी है। तो निर्वाचित निर्वाचित सदस्य जो लोकसभा में है, क्या 545 हैं, 543 हैं, 250 हैं या 550 हैं। तो वो 543, ठीक है, मैक्सिमम 550 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर हमारे लोकसभा की बात की जाती है तो इसमें कुल सदस्य जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 543 है। ठीक है, 543, ठीक है, 543 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य लोकसभा में हैं। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जो राज्य है वो उसका प्रमुख होता है। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्य का प्रमुख जो है वो ऑप्शन नंबर जैसे प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है या मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो राज्य का प्रमुख जो है वो होता है। और इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे रूप में आपसे पूछे जाएंगे, तो ऑप्शन देख के ऐसा लगता है कि ये भी ठीक होगा वो भी ठीक होगा, तो ये आपने जरूर नोट करके रख लेने हैं अपने पास। और मतलब कि इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। तो
आपके लिए पढ़ने के लिए, जब आप पढ़ोगे दूसरी बात, तो आपके लिए रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये आपने जरूर याद रखना है। 2019 का ये क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में जो प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्न, ठीक है, जो स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनका उत्तर दिया जाता है। तो प्रश्न काल जब लगता है तो जो तारांकित जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनका जो उत्तर दिया जाता है वो लिखित फॉर्म में दिया जाता है, मौखिक फॉर्म में दिया जाता है, सांकेतिक फॉर्म में दिया जाता है, या फिर उत्तर दिया ही नहीं जाता है। तो वो केवल मौखिक फॉर्म में ही उत्तर जो है वो दिया जाता है, उसको उनको लिखित रूप में नहीं दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रश्न काल के दौरान, जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको स्टार लगा होता है, तारांकित जो क्वेश्चन होते हैं उनको मौखिक रूप में सिर्फ जो है वो उत्तर दिया जाता है उन प्रश्नों का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में के उत्तर न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या क्या अर्थ है। सॉरी, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है ये बताना है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्याय जो न्यायाधीश है उसकी सरकार के अधीन कार्य करते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर स्वतंत्र है तो जो न्यायाधीश हैं वो क्यों सरकार के अधीन काम करेंगे, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका के कार्य में विधान पालिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, ये होगा इसका उत्तर। क्योंकि न्यायपालिका जो है वो स्वयं कानून बनाती है। और अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को संसद बदल सकती है, बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर बी ऑप्शन ही क्यों है। ठीक है, बी ऑप्शन क्यों इसका उत्तर है कि न्यायपालिका जो है वो विधान पालिका, उसमें विधायिका या फिर कार्यपालिका जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो ठीक रहेगा कि न्यायपालिका की वो स्वतंत्र है, उसकी कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ना विधायिका ना कार्यपालिका उसके कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। 2012 में और 2019 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो भारत के उत्तर प्रदेश में हुई थी, क्या राजस्थान में हुई थी, क्या मध्य प्रदेश में हुई थी, या गुजरात में हुई थी। तो भारत के जो राजस्थान था वहां पर जो है वो सर्वप्रथम जो पंचायती राज है उसकी शुरुआत की गई थी। और राजस्थान के नागौर जिले से जो है 1959 से इसकी शुरुआत जो थी वो की गई थी। ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो घरेलू हिंसा जो है उसमें जो महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 2004, 5, 6 या 8 से। तो ये हुआ था 2005 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा कि 2006 से। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये अधिनियम बना तो 2005 में था, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। ठीक है, बन तो ये 2005 में हुआ था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट जो है 2006 में हुआ था। ठीक है, तो महिला घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम जो है वो 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। एक राज्य का मुख्यमंत्री है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति जी ने अपना जो है एक इस्तीफा जो है धनखड़ जी ने वो दे दिया। तो उन्होंने अपना इस्तीफा किसको दिया था, उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है, अपना इस्तीफा देता है, तो वो किसे देगा। ठीक है, वो किसे देगा। तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री को देगा, विधानसभा अध्यक्ष को देगा, या राज्यपाल को देगा। वो राष्ट्रपति को क्यों देगा, क्योंकि वो एक राज्य का मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री को भी नहीं देगा, विधानसभा को भी नहीं देगा, क्योंकि वो अपने राज्य के राज्यपाल के पास अपना त्याग पत्र जो है वो देगा। ठीक है, अगर एक मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपने राज्य के राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा जो है वो सौंपेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन जो है 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे। तो संविधान सभा के सचिव कौन थे।
तो HVR अयंगर, ठीक है, या VN राव, SN मुखर्जी, या फिर प्रेम बिहारी रायजादा। तो जो विधानसभा के सचिव थे वो अयंगर जी थे, ठीक है, अयंगर, HVR अयंगर जो थे वो विधानसभा के सचिव थे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है स्थानीय सरकार नहीं करती है, ठीक है, सरकार का नहीं है, जो स्थानीय सरकार है उसका नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थायी व्यवस्था, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, और प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। तो स्थानीय सरकार का काम क्या नहीं है? स्थानीय सरकार का काम सी, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना जो है वो स्थानीय सरकार का काम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर इन्होंने लिखा हुआ है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, ठीक है। तो कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार का विषय है, ठीक है, ना कि स्थानीय सरकार का, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो भारतीय संसद जो है उसमें अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित किया जा सकता है कहाँ पर? केवल लोकसभा में? बिल्कुल नहीं। केवल राज्यसभा में? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है कि दोनों सदनों में? बिल्कुल नहीं। तो केवल संसद के संयुक्त अधिवेशन में, ठीक है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो लोकसभा में, केवल लोकसभा में। यहाँ पे ये नेगेटिव टर्म थी, लेकिन अगर ऑप्शन में लिखा गया है तो लोकसभा में ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया जा सकता है। संसद में जो लोकसभा है उसमें अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया जा सकता है। 2030 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अभी मैंने आपको बताया जब हम ऑप्शंस पढ़ रहे थे पीछे, तो जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालचारी। इनका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो थे इनका पूरा नाम था। और ये भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय बने थे, ठीक है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालचारी ही बने थे, ठीक है। बाकी मैंने आपको सभी कुछ बता दिया इन ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। और ये सितंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि दल विरोधी कानून, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये जो है संविधान की किस सूची में है? ठीक है, कि दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून जो है वो संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची नंबर 10वीं, ठीक है, जो 10th अनुसूची है उसमें ये लिखा गया है कि दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वो किससे संबंधित है? 368 जो है वो संबंधित है आपातकाल से, या फिर भारतीय संशोधन प्रक्रिया से, या वित्त आयोग से, या चुनाव आयोग से। तो ये जो भारत 368 जो एक आर्टिकल है वो है संबंधित संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रोसेस है उससे ये संबंधित माना जाता है। 368, आर्टिकल 368 ये जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका का जो निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है? तो नगर पालिका का निर्वाचित जो प्रतिनिधि है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या सरपंच सरपंच कहलाता है, वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाता है, या फिर विधायक कहलाता है, या कलेक्टर कहलाता है? तो नगर पालिका की बात कर रहे हैं तो वो वार्ड काउंसिलर यानी कि जिसको पार्षद कहा जाता है वो कहलाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नगर पालिका की बात कर रहे हैं तो वहां पर पार्षद ही जो है वो प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो स्पीकर थे वो कौन बने थे? तो जो लोकसभा है उसके पहले अध्यक्ष क्या जीवी मावलकर बने थे, सुकुमार सेन बने थे, एमएस अयंगर बने थे, हुकुम चंद बने थे? तो जो लोकतंत्र है उसके पहले अध्यक्ष जो बने थे, स्पीकर जो बने थे, जीवी मावलकर बने थे। अच्छा, आप मुझे बताओ कि लोकसभा के जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी? ठीक है, लोकसभा की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी? ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे।
नेक्स्ट है कि सिख समुदाय के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो सिख समुदाय जो है उसमें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है पगड़ों हाँ पगड़ों पहनने की छूट, पगड़ी पहनने की छूट, ठीक है। या नंबर 2 है कृपाण रखने की छूट, ठीक है। या नंबर सी है कि धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप ना करना और उपरोक्त सभी। इसका जो ऑप्शन है वो सी रहेगा कि धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप ना करना, वो जो है वो धर्मनिरपेक्षता कहला कहलाता है। तो सिख समुदाय में भी धर्मनिरपेक्षता यही है कि धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना। ये 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या जो है वो कितनी है। तो उच्च न्यायालयों की जो कुल संख्या है वो 21 है, 24 है, 25 है, 28 है। तो जो ये संख्या है वो 25 है, ठीक है। तो उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट्स जो है वो इंडिया में टोटल 25 है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अ, भारत के संविधान के अनुसार एक भारत एक डैश है। तो क्या भारत एक धर्म सापेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या भारत हिंदू राज्य है, या तानाशाही राज्य है। तो भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। किस प्रकार का राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो भी किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म में हस्तक्षेप जो है वो नहीं करता है, ठीक है। तो ये 2024 का जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो पूछा उसमें गया है एग्जाम में, ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, तो वो क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर याद रखने हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर क्लास को शेयर करें, या आपका कोई भी नॉन जो है वो सीटेट की अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको क्लास जरूर शेयर करें। आपको क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करके भी बिल्कुल जाएं, ठीक है। तो आई थैंक यू फॉर वॉचिंग।